Hello, ladies and gentlemen. I am Samir Thakur and I'm again here with a lecture on Anglo-Mysore War. तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करा था वहीं से आगे हम जाएंगे इस लेक्चर में। अब से पहले तक हम लोग कार्नेटिक वॉर्स देख चुके हैं, बक्सर की लड़ाई देख चुके हैं, प्लासी की लड़ाई देख चुके हैं। तो उसी से आगे आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। अगर आप यहाँ पे देखें तो नाम से ही साफ पता चल रहा है कि ये कुछ लड़ाई है जो मैसूर की अंग्रेजों के साथ हुई है। यू सी हियर इट इज वेरी क्लियरली मेंशन एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो का मतलब अंग्रेज है यहाँ पे, और मैसूर, मैसूर क्या है, कहाँ है, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मैप दिख रहा है। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये आपको 1400 एडी का मैप दिखेगा। लगभग आज से 624 साल पहले का ये मैप दिख रहा है। इस मैप में आपको इंडिया दिख रहा होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा। यहाँ पे एज इट इज मेंशन्ड द मैप इज नॉट टू द स्केल, मतलब जैसा हमारा इंडिया है एग्जैक्टली उसकी जो प्रोपोर्शंस है वो प्रोपोर्शंस नहीं है। ये बस समझाने के लिए मैप है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको जो इंडिया का सदर्न इंडिया का पार्ट दिख रहा है, जहाँ पे आपको स्टेट ऑफ केरला आज देखने को मिलती है, आपको यहाँ पे तमिलनाडु देखने को मिलता है, कर्नाटका देखने को मिलता है, आंध्रा देखने को मिलता है। इस जगह पे हम देखते हैं अर्ली 1300 से, मतलब 14 सेंचुरी में एक एम्पायर बन गया था। उस एम्पायर का नाम था विजयनगर एम्पायर। तो कहानी कुछ यूं है, आप देख सकते हैं, बाकी इंडिया को भी देख सकते हैं। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर के ऊपर आपको यहाँ पे बहमानी किंगडम दिख जाएगा, एक अलग एम्पायर है। उसके अलावा आपको यहाँ पे राजपूत दिख जाएंगे, और इनके कंटेम्पररी, कंटेम्पररी का मतलब समकालीन, एक ही वक्त पे आपको यहाँ पे तुगलक्स भी दिख जाएंगे। अभी जो तुगलक्स है ना, वो इनमें एक राजा हुआ जिसको साइको राजा भी कहते थे, है ना, जिसको इंसेन राजा भी कहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जहां जब हम देखते हैं कि ये साउथ में अटैक करता है तो यहाँ से दो भाइयों को ले जाता है, एक का नाम है हरिहर, दूसरे का वुक्का, अपने साथ ले जाता है। कुछ टाइम के बाद उनको वापस भेजता है इस इलाके में, क्योंकि इस इलाके में कुछ अशांति हो गई थी। हम देखते हैं कुछ रिवोल्ट हो गया था, उस रेबिलियन को सुप्रेस करने के लिए जब ये लोग वापस जाते हैं तो वहां पे एक एम्पायर ही बना देते हैं। उस एम्पायर का नाम है विजयनगर, और अलग हो जाते हैं तुगलक से। तुगलक के जो भी अब दिल्ली सल्तनत के वक्त में इनका जो हम देखते हैं इलाका था, उसे अपने आप को अलग कर देते हैं। तब से कई सालों तक हम देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर बहुत ही पावरफुल एम्पायर था साउथ इंडिया का। लगभग लगभग सारा साउथ इंडिया इसके अंदर आपको आता हुआ दिखता है। लेकिन हर एक बेहतर चीज की एक एक्सपायरी डेट भी होती है, हर किसी चीज की एक हम देखते हैं एंड आता ही है। तो वैसे ही इस विजयनगर एम्पायर का भी एंड आया। कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कि ये विजयनगर एम्पायर फॉल होना शुरू हो गया। लेकिन जब ये विजयनगर एम्पायर, अगर इस विजयनगर एम्पायर की बात करें तो यहाँ पे हम एंशियंट हिस्ट्री के एंड में और मेडाइवल के शुरू में इसको पढ़ेंगे, डोंट वरी। हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहली डायनेस्टी संगम डायनेस्टी थी, फिर हम देखते हैं बहुत सारी डायनेस्टीज आई, सुलवा तुलवा दिवादु, बहुत सारी डायनेस्टीज आई, इनको पढ़ेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इस एम्पायर की तो उस टाइम पे यहाँ पे एक फैमिली थी। वो फैमिली फैमिली का नाम क्या था? वुडयार फैमिली। याद रखना आपने, ठीक है, लकड़ी से याद कर लेना, वुडयार फैमिली। ये जो वुडयार फैमिली है, यहाँ पे ये पावरफुल थी और ये फ्यूडेटरी थे। यहाँ के फ्यूडेटरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे आज के जमाने में आपको पता होगा, सुना होगा आपने जमींदार वर्ड सुना होगा, मुगलों के वक्त का ये वक्त है, अंग्रेजों के समय का ये एक वर्ड है, जमींदार कहते हैं ना। तो वैसे जमींदार हो गए, या फिर हम देखते हैं छोटे मोटे जिनके पास पोजीशंस हैं या बड़ी पोजीशंस हैं राजा के दरबार में, उनको फ्यूडेटरीज कहते हैं। फ्यूडेटरीज के पास कुछ काम होते हैं और कुछ पावर होती है, बदले में या तो ये राजा को टैक्स देते हैं, कि हो सकता है कि राजा के पास ये बड़ा एम्पायर है, इस बड़े एम्पायर में से राजा ने किसी को इतना सा हिस्सा दे दिया, कहा यहाँ पे तू देख रेख कर, अपनी गुजर बसर कर, और यहाँ से जो टैक्स होगा उसको इकट्ठा करके मुझे दे। या तो राजा कह देगा मेरे लिए काम कर, है ना। तो ये राजा के फ्यूडेटरीज होते थे। इंग्लिश में एक वर्ड भी है, वसाल्स भी कहते हैं कोई देखो, है ना। तो हम देखते हैं वसाल्स वो फ्यूडेटरीज होते हैं जो जरूरत पड़ने के लिए राजा के लिए लड़ते नहीं है, वॉरियर क्लास है, ठीक है। जब राजा को अब किसी और के साथ युद्ध पे जाना है तो राजा इन्हीं वसाल्स को बुलाएगा, कहेगा मुझे सेना की जरूरत है, अपने बंदे लेके आ जाओ, ठीक है। तो हम देखते हैं ये जो वोडियार फैमिली है ये धीरे धीरे पावरफुल हो रही थी विजयनगर एम्पायर के वक्त में। एक जगह है मैसूर, उसके आसपास। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इतनी पावरफुल हो जाती है कि जब विजयनगर एम्पायर गिर जाता है, विजयनगर एम्पायर का खात्मा हो जाता है, तो उस वक्त में हम देखते हैं ये विजयनगर एम्पायर का एक इलाका है जिसको हम कहते हैं मैसूर।
ये मैसूर के राजा ही बन जाते हैं। कब तक? जब तक हैदर अली नहीं आता है। ये देखेंगे कौन है हैदर अली, कहानी में कहाँ से आया, सारी चीजें देखेंगे। अभी चलते हैं आगे। ये आपके पास एक और मैप है जो आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये मैप जो है 1700 से लेके 1785 के बीच का ये मैप दिखाया गया है इंडिया का, आज का जो भारत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इलाका जो है ये राजपूताना है, यहाँ पे राजपूत है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये अवध है, ये दिल्ली का इलाका है। बस इतना कर ये इलाका रह गया था मुगल बादशाह के पास। बाकी आप ये देख सकते हैं बंगाल, और ये देख सकते हैं आप ये जो इलाका, ये सारा का सारा इलाका मराठाओं के पास था। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की जो बात करते हैं, उन मराठाओं के पास था ये इलाका। हालांकि छत्रपति शिवाजी के बाद के लोग यहाँ पे आ चुके थे, अब इसको समझेंगे। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा है कि ये जो इलाका है ये है निजाम का, यानी हैदराबाद का इलाका है। ये सारा इलाका जिसमें ये सिकारास का भी इलाका, सरकारास का भी इलाका आता है। अब जो सरकारास के इलाके के नीचे यहाँ पे ये जो आपको इलाका दिख रहा है ये है कार्नेटिक का, जहाँ पे हमने सरकारास और कार्नेटिक का जो इलाका है, चाहे हम लोग बात करें यहाँ पे हम हैदराबाद की बात करें, तो इन तीनों इलाकों को हमने अच्छे से देख लिया है कार्नेटिक वॉर्स में। कार्नेटिक वॉर में हमने देखा कि कैसे नवाब बनने के लिए कार्नेटिक और निजाम बनने के लिए हैदराबाद का होड़ लगी हुई थी। तो इन इलाकों को हमने देख ही लिया। इनके बगल में आपको ये इलाका दिख रहा होगा एक, और ये जो इलाका है, ध्यान देना, ये जो इलाका है यही है बच्चों, यही है मैसूर का इलाका। ये कौन सा इलाका है? मैसूर। यहीं पे जो जिस राज्य की बात कर रहे हैं यहीं पे हुआ वो राज्य मैसूर। इस राज्य के जो लोग थे उनके और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई ही तो हम पढ़ने वाले हैं, तभी तो हमने कहा एंग्लो मैसूर वॉर। तो यहाँ पे जहां पे भी एंग्लो देखने को मिलता है वहां पे क्या है? इंग्लिश। और जब हम मैसूर की बात कर रहे हैं तो हम मैसूर, जब हमने ये मैप में देखा, इस मैसूर की हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो मैसूर की हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट, और हमसे कह सकते हैं कि सबसे पहली जो डायनेस्टी थी जिसने मैसूर को अलग एक रियासत की तरह बनाया विजयनगर एम्पायर से, ठीक है, उसकी सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी है? वुडयार डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? वुडयार डायनेस्टी। अब यहाँ पे ना बच्चे ये देखो, ध्यान से देखो, है ना, हाउ मेमोरी वर्क्स। मैं बार बार समझाता हूँ हम लोगों को, विजुलाइज करना है, रिलेट करना है, उसी से देखना हमने। ये ना एक चिक है ना, छोटा सा चिक है। तो चिक से याद रखना आपने चिक्का, क्योंकि इन लोगों का जो टाइटल था, यहाँ के जो राजा थे उनका फेवरेट टाइटल था, अपने आपको टाइटल लेते थे चिक्का। जैसे आपने देखा होगा कि मुगलिया सल्तनत के टाइम पे अपने आपको किंग्स के कहते थे, बादशाह, है ना। या हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, आप देखोगे विक्रमादित्य का टाइटल लेते थे लोग, है ना, विक्रमादित्य का टाइटल लेते थे, या लोग कहते थे मैं महाराजा धीराज हूँ, है ना। जैसे जैनुरीन में समुथिरी का टाइटल उसको लोग देते थे। तो यहाँ पे जो राजा लोग हैं उनका टाइटल क्या था? चिक्का। तो आपने ऐसे याद रखना। तो पहले इंपॉर्टेंट राजा है जिनके टाइम पे एक्सपेंशन शुरू हुई। एक्सपेंशन मतलब जो आप यहाँ पे एम्पायर देख रहे हैं ना मैसूर, हालांकि जब मैसूर अलग हुआ था, जब इनके पास था तो छोटा सा इलाका था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा बन गया। तो इसके बड़े बनने के पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं कांथीरावा नरसराजा वन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके वक्त में इलाके जो है आसपास के, उन पे हमले किए गए, उनको मैसूर में मिलाया गया। फिर आते हैं चिक्का देवा राजा। तो चिक्का देवा राजा जो है आज मैसूर है, ये काफी हद तक जो मैसूर है इसको बनाने के पीछे इनका हाथ था। और तीसरा जिसका नाम आपने याद रखना है वो है कृष्ण राजा वुडयार, या फिर ये अपने आप को चिक्का कृष्ण राजा भी कहते थे, ठीक है। तो ये चिक्का कृष्ण राजा जो है, इन्हीं के वक्त में जब ये राजा थे, तो इन्हीं के वक्त में एक आदमी है, अब आ गया है हीरो, बच्चा हीरो आ गया है फिल्म में, ध्यान देना। आदमी का नाम क्या है? हैदर अली। क्या नाम है आदमी का? हैदर अली। कोई राजा महाराजा का बेटा नहीं, हमारे जैसा एक कॉमन आदमी। अब बच्चा ये इतना कॉमन है कि इसके ओरिजिन के बारे में भी एग्जैक्टली पता नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका ओरिजिन अरेबिया से है, मतलब अरब जो है, अरब के जो मुसलमान भारत में आए तो वहीं से इसकी फैमिली भी आई। कुछ कहते हैं कि नहीं, इसका ओरिजिन पंजाब से है, पंजाब से कुछ मुसलमान फैमिलीज आई थी, उनके साथ ये इसकी भी फैमिली आ गई। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये अरेबिया से आए, फिर साउथ में आए, फिर पंजाब में गए, फिर वापस आए। तो ये इतना ज्यादा इनके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बैकग्राउंड से थे, आम आदमी थे बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। तो इनके बारे में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जब मैं हैदर अली की बात कर रहा हूं, तो ये जो हैदर अली है ना, आप देख सकते हैं इन्होंने जो मैसूर है उसकी सेना को ज्वाइन करा एक घुड़सवार की तरह। तो घुड़सवारों की एक सेना होती है, उसको कैवलरी कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। पैदल जो सेना होती है, पैदल सेना को क्या कहते हैं हम लोग?
उसको कहते हैं इन्फेंट्री, और जो हमारे पास तोपखाना है उसको कहते हैं आर्टिलरी। तो इन्होंने एक आम घुड़सवार सैनिक की तरह मैसूर को ज्वाइन करा, चिक्का कृष्ण राजा के वक्त में मैसूर की आर्मी को ज्वाइन करा, एक हॉर्समैन की तरह उसकी कैवलरी को। धीरे धीरे करते हम देखते हैं कि ये वहां के राजा कैसे बनते, इसकी कहानी देखेंगे। हालांकि अगर आप देखेंगे हैदर अली को, तो ये अनपढ़ थे, देखो ना, काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कोई अनपढ़ आदमी दिमाग से कमजोर हो, दिमाग से बहुत ही ज्यादा तेज थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा दिमाग लगाया मैंने इसी बात को समझाने के लिए। दिमाग से बहुत ही ज्यादा तेज थे। ऑल दो ही वॉज अनएजुकेटेड, ही वॉज इलिटरेट, बट ही वॉज इंटेलेक्चुअली वेरी फॉरवर्ड टू अदर पीपल, ही वॉज वेरी इंटेलेक्ट। वो बहुत ज्यादा आगे थे बाकी लोगों से। अगर हम देखें जो इनके वक्त में इनके साथ के सिपाही रहे होंगे या बाकी लोग रहे होंगे, काफी स्किल्ड भी थे। इस वजह से इनको प्रमोशन पे प्रमोशन मिलती गई और ये बन गए मैसूर की आर्मी के जनरल, मिलिट्री जनरल बन गए। और ये जैसे मिलिट्री जनरल बनते हैं ना, उसके बाद इवन हम देखते हैं साल आता है 1761। 1761 तक आते आते मैसूर में जो कुछ भी होता, हालांकि राजा जो है आप देख सकते हैं, राजा कौन है, कृष्ण राय, या फिर सॉरी चिक्का कृष्ण राजा जो है वो राजा है, लेकिन राजा की चलती नहीं है, चलेगी किसकी सारी की सारी, हैदर अली की। जैसे हैदर अली कहेंगे वैसे ही। तो हम देखते हैं ही बिकम डी फैक्टो रूलर। डी फैक्टो रूलर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। डी फैक्टो रूलर का मतलब है कि हालांकि ये ऑफिशियली, है ना, कानूनी तौर पे ये राजा तो नहीं है, लेकिन राज यही कर रहे हैं, पावर सारी किसके हाथ में है, इन्हीं के हाथ में, हैदर अली के ही हाथ में है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही इनके पास पावर आती है, तो ये अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं फ्रेंच आर्मी के साथ मिलके, ठीक है। जब ये फ्रेंच लोगों के साथ मिलेंगे तो अंग्रेजों को तो जलन खैर होगी ही होगी। अब हैदर अली की बात करें तो जैसे हैदर अली के पास पावर आती है, वो मैंने बताया फ्रेंच लोगों के साथ मिलके कैवलरी वॉरफेयर हो गया, आर्टिलरी वॉरफेयर हो गया, कैनन्स हो गए, इन सब को बनाने पे जोर देते हैं। और बहुत सारे आर्सनल्स जहां पे हथियार बनते हैं उनको सेट करते हैं। और उनमें से सबसे रिमार्केबल, याद रखना, 1755 में दूंदीगल एक तमिलनाडु में जगह है, वहां पे ये तोपों का एक कारखाना भी खोलते हैं, जो उस वक्त में अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे भैया इनके पास ना, टीपू सुल्तान को तो जाना जाता है, टीपू सुल्तान का बेटा है, अभी इनकी बात करेंगे। तो ये हैदराबाद, सॉरी मैसूर को अगर हम देखें तो ये अपने रॉकेट आर्टिलरी के लिए, रॉकेट रेजिमेंट के लिए और रॉकेट की इन्वेंशन के लिए जाने जाते हैं। टीपू सुल्तान को तो कहते हैं फादर ऑफ रॉकेट्स। इन सबको आगे देखेंगे हम लोग क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो आज हम देखते हैं ना आर्मी, उनके पास मोटार होते हैं। आज हम देखते हैं, हम चंद्रयान पे, चंद्रयान गया हमारे पास, चंद्रयान 2 गया, मंगलयान था, या हम देखते हैं कि जितने भी फाल्कन एक्स है स्पेस एक्स के पास, या जितने भी हमारे पास बड़े बड़े रॉकेट्स है ना, वो सारे के सारे की शुरुआत जो हुई थी ना, ये कहीं ना कहीं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मैसूर का ही आता है, और इन्हीं के वक्त में ये शुरू होता है। आगे चलते हैं हम लोग। हम देखते हैं कि ये इतने ज्यादा पावरफुल थे कि हालांकि अभी तक ये अपने आप को खुद राजा नहीं कह रहे हैं, ना राजा बनने की, ना राजा, मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने गद्दी नहीं हड़पी है। फिर भी बहुत सारे इलाके हो गए, जैसे उस टाइम का बैंगलोर हो गया, है ना। उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाके इलाके हैं, जैसे ये डोब बल्लापुर हो गया, सेरा हो गया, बदनूर हो गया, होसकोटे हो गया, ये सारे इलाके जो हैं ये इन्होंने अपनी टेरिटरी में कैप्चर कर लिए। किससे, निजाम से। निजाम कौन, हैदराबाद के रूलर, और किससे, मराठाओं से। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब ये राज कर रहे थे ना, तो आज का जो हम देखते हैं तमिलनाडु है, तमिलनाडु में पोलीगर्स हुआ करते थे। अब पोलीगर्स क्या थे, बेसिकली जो राजा है ना, मैंने बताया ना फ्यूडल्स, उसी के ये फ्यूडल्स हुआ करते थे। राजा के अधिकारी ही हुआ करते थे। इनके पास ना जमीरें और जागीरें हुआ करती थी, उन जगीरों पे और जमीनों पे ये खेती किया करते थे, और उस खेती से होने वाली फसल जो है उस पे ये टैक्स दिया करते थे। और इनके आप हम देखते हैं कि अंडर कुछ लोग भी हुआ करते थे। तो ये पोलीगर्स धीरे धीरे पावरफुल हो चुके थे। और जो हम देखते हैं कृष्णा राजा चिक्का है, वो बहुत ज्यादा कोई अच्छे इफेक्टिव रूलर तो थे नहीं, तो उनके वक्त में ये अपनी मनमानी करने लगते हैं। लेकिन हैदर अली के पास जैसे कंट्रोल आता है, हैदर अली इनको सीधा कर देते हैं एकदम, और इनको क्या कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले आते हैं। तो ये हैदर अली की अचीवमेंट थी। इसके अलावा हैदर अली ने क्या करा, न्यू एक टैक्सेशन सिस्टम लाया। इस टैक्सेशन सिस्टम के आने की वजह से क्या हुआ कि भैया
जो खजाना है वो और ज्यादा भरने लगा और मैसूर और भी ज्यादा अमीर होने लगा। इसके अलावा इन्होंने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस करा ताकि जैसे अब यहाँ पे पॉलीगर्स हैं ये अपनी मनमानी कर रहे थे, ये ना हो पाए। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझते हैं? तो मान लो ये मैसूर का राज्य है, तो राजा ही सारी जगहों पे ज्यादा कंट्रोल रख सकता है, राजा के पास ज्यादा पावर है, तो ये अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। पहले क्या होता था, छोटे छोटे इलाकों को छोटे छोटे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोलिगर्स हो गए जैसे या बाकी फ्यूडल्स है उनको दे दिया जाता था, ये राजा के लिए इन इलाकों को संभालते थे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, इन इलाकों पे ना अपनी मनमानी करने लग पड़ते थे ये लोग। तो इसी को अवॉइड करने के लिए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना लिया किसने? हैदर अली ने। और इस सबसे क्या हुआ? खजाने में मुजाफ हम देखते हैं कि बेनिफिट हुआ हैदर अली का। अब हैदर अली है, तो हैदर अली पे तुम देखोगे तो लगातार माधव राव जो है, ये माधव राव जो है ये भैया उस वक्त पे पेशवा थे कहाँ के? मराठा के। मराठाओं में पेशवा जो थे पहले शिवाजी के वक्त में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन उनके पोते के बाद के वक्त, ये तुम्हें मैं करवाऊंगा मराठा, डोंट वरी, उनके बाद के वक्त में तुम देखोगे तो एक तरीके के यही राजा हैं पेशवास। और उसी में हम देखते हैं माधव राव है, ये बार बार हमला करते हैं हैदर अली पे, कई बार हमला कर चुके हैं और कई बार हरा चुके हैं क्योंकि मराठा बहुत ज्यादा पावरफुल थे, हैदर अली से कहीं ज्यादा पावरफुल। 1764 में ये हमला करते हैं, 1766 में हमला करते हैं, 1771 में हमला करते हैं। इनमें से जो दो ये वाली लड़ाई है ना, ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत है और इसकी वजह से सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना, आप याद रखना, ये मराठास किस पे हमला करते हैं? बार बार हैदर अली पे अटैक करते हैं और हैदर अली को बार बार इन्हें क्या देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं, मनी देने पड़ती है, ताकि क्या हो सके? ताकि भैया हैदर अली लड़ाई से चल सके। ये भी क्यों चलते थे ये भी देखेंगे। लेकिन जैसे ही माधवराव की डेथ होती है ना, उनकी डेथ के बाद 1771 उनकी डेथ हो जाती है, तो 72 में ही अपने इलाके भी वापस लेते हैं। ठीक है, जो पहले इनके इलाके खोए थे उनको भी वापस लेते हैं। बेसिकली ये सारी चीजें अभी हम क्या देख रहे हैं? हैदर अली की अचीवमेंट्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हैदर अली ने क्या करा? एक छोटे से घुड़सवार से होते हुए बड़े मिलिट्री जनरल बने, इतने बड़े बन गए कि लगभग लगभग राज वही चलाते थे, डिफेक्ट रूलर बन गए 1761 तक आते आते। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने दूंदीगल में एक फैक्ट्री लगाई जिसमें ये तोपे बनाया करते थे फ्रेंच लोगों की मदद से। पोलीगर्स को कंट्रोल में करा इन्होंने, मराठा और निजाम के बहुत सारे इलाकों को हड़पाए इन्होंने। इन्होंने अपने खजाने में वृद्धि करी, इन्होंने अपना टैक्सेशन सिस्टम सुधारा, सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको लागू किया। उसके अलावा मौका मिलते ही मराठों से अपनी टेरिटरी वापस ली। लेकिन ये तो बैकग्राउंड था। अब हम आते हैं मुद्दे पे, और जो आज का मेन हमारा मुद्दा ये है कि हम आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो फर्स्ट का मतलब पहली बार, तो मतलब कई बार लड़े होंगे। हाँ, ये कुल मिला के 4 बार लड़ते हैं। मैं ट्रिक्स भी दूंगा तुम लोगों को कि कैसे इन ट्रिक्स को याद करना है, क्या करना है, सारी चीजें बताऊंगा। अभी थोड़ा सबर सबर रखते हैं और पढ़ते हैं। तो फर्स्ट मतलब जब ये पहली बार लड़े होंगे। एंग्लो का मतलब अंग्रेज, मैसूर का मतलब मैसूर और इनके बीच में लड़ाई हुई है। और मैं बता ही चुका हूं तुम्हें बैटल और वॉर के बीच में फर्क बार बार, कि जो जब बैटल होती है वो एक वक्त में एक ही जगह पे आमने सामने जब दो ऑपोजिट ग्रुप्स होते हैं तो उनमें लड़ाई होती है तो उसको बैटल कहते हैं। जब बहुत सारी बैटल्स जो हैं वो लड़ी जाती हैं एक के बाद एक सीक्वेंस में, तो उससे वॉर, उसको वॉर कह देते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अलग बैटल्स के हम देख सकते हैं कि अलग अलग बैटल्स की एक सीरीज है जिसको हम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं, जो 1766 से शुरू हो चुकी थी। लेकिन चलो फिर भी हम कहते हैं कि 1767 में ये असली अपना शुरुआत अपना रूप लेती है और 1769 तक ये चलती है। हालांकि इसकी जो शुरुआत है ये 66 में मराठाओं के अटैक से शुरू हो गई थी। तो इसी सब को हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये लड़ाई एक तरफ थे हम मैसूर और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वाई अगेन एंड अगेन लोग अटैक कर रहे हैं। मराठाओं ने हमने देखा अटैक करा किस पे? मैसूर पे। उसके बाद अंग्रेज अटैक कर रहे हैं। अब तुम देखोगे कि सारे मैसूर के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, ऐसा क्यों? तो ये आपने मूवी तो देखी होगी पुष्पा। पुष्पा में तुमने देखा होगा कि चंदन की लकड़ी की तस्करी होती है, इसलिए क्योंकि चंदन की लकड़ी बहुत ही ज्यादा महंगी होती है।
तो भैया भर भर के चंदन की लकड़ी थी जिसका भर भर के एक्सपोर्ट किया जा सकता था मैसूर में। तो मैसूर से एक्सपोर्ट किया जा सकता था, तो मैसूर के पास चंदन की लकड़ी है। उसके अलावा आपने रोकी भाई ये भी देखा होगा पुष्पा के साथ, है ना, कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ, है ना। तो कोलार की जो गोल्ड माइंस है ये भी कहाँ पे थी, मैसूर में थी। तो मैसूर में इन गोल्ड माइंस का होने का मतलब मैसूर के पास बहुत सारा गोल्ड होगा। इसके अलावा हमारे पास डायमंड माइंस थी। इसके अलावा भाई साहब बहुत सारे पोर्ट्स, क्योंकि मैसूर अगर आज दो फिर से मैं आपको मैप दिखाऊं, इफ वी गो बैक एंड इफ वी सी दिस, तो ये जो पूरी की पूरी कोस्ट लाइन है ना, मालाबार कोस्ट लाइन, ये किसके पास है, मैसूर के पास है। और यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल पोर्ट्स हैं। तो इन पोर्ट्स की वजह से बहुत ही सारा पैसा जो है हम देख सकते हैं कि किसके पास है, किसके पास आता है बच्चा, इनके पास, मैसूर के पास। उसके अलावा इनके बहुत अच्छे दोस्त थे फ्रेंच। तो जब इनके फ्रेंच बहुत अच्छे दोस्त थे ना, तो फ्रेंच की बहुत अच्छी दोस्ती होने की वजह से जलन तो हो रही है ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स तो इनके साथ पंगा लेंगे ही लेंगे। और ब्रिटिशर अपने आप को एक हम देखते हैं अपना कंपटीशन समझते थे फ्रेंच लोगों को। इसके अलावा बच्चा ये पहचाना आपने, ये कौन है, राइचू। तो राइचू से आपने याद रखना है रायचूर दुआब, एक जगह है, नाम क्या है उसका, रायचूर दुआब। पहले समझते हैं दुआब होता क्या है। दो नदियां, मान लो एक नदी ये है, एक नदी ये है, दो नदियों के बीच की जो जमीन होती है ना, उसको हम कहते हैं दुआब। ऐसा ही एक दुआब है रायचूर दुआब। अब तुम साउथ में जाओगे तो तुम्हें एक नदी दिखेगी, नदी का नाम है कृष्णा नदी। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज कृष्णा, दिस इज रिवर कृष्णा। ठीक है, ये कृष्णा है, कृष्णा। और इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। ये कृष्णा देख सकते हो आप, और ये देख सकते हो आप तुंगभद्रा। अब कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में ये जो जमीन पड़ती है, ये सारी की सारी ये जो जमीन है, ये जमीन को कहते हैं हम लोग, देखो एक दोआब हो गया ना दो नदियों के बीच का इलाका, इसको कहते हैं हम लोग रायचूर दोआब। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो कृष्णा है इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ये तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा की भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होंगी। बेसिकली देखा जाए तो इस पूरे रायचूर दोआब में बहुत सारी नदियों का जाल बिछा हुआ है, ऐसा पूरा नदियों का जाल बिछा हुआ है। इन नदियों के जाल की वजह से ये जो जमीन है ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। और इस फर्टाइल लैंड पे बहुत ही अच्छी फसल है जिसे बेचा जा सकता है, जिसका हम देखते हैं बहुत ही अच्छा फायदा होगा स्टेट को। हम देखते हैं बेसिकली रायचूर दुआब और चंदन की, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा सैंडलवुड जिसको कहते हैं, लकड़ी होना, सोना होना, पोर्ट्स होना, फ्रेंच लोगों के साथ हम देखते हैं बहुत अच्छे इनके रिश्ते थे, जिनके साथ मिलकर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे। ये सब चीजें ना मैसूर को बड़ा अमीर बनाती थी। और इसी अमीर अमीर होने की वजह से आसपास के जो लोग थे काफी जलते थे इनके, और इसी जलन की वजह से हम देखते हैं कि इनके दुश्मन भी थे और इन पे हमले भी लगातार होते रहते थे। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, याद करने के लिए देख लियो, रॉबर्ट क्लाइव भाई। रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है हैदर अली से, मेरे पास तोप है, मेरे पास बंदूक है, मेरे पास बंगाल है ना, मेरे पास बंगाल है और पता नहीं क्या क्या, न जाने क्या क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। तो हैदर अली कह रहे हैं मेरे पास मालाबार है। मालाबार है। तो आप देख सकते हो ये जो कोस्ट है मालाबार कोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केरला की जो कोस्ट है इंडिया में, उसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। इस कोस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया ट्रेड कर सकते हैं। मालाबार कोस्ट है, फ्रेंच लोग इनके दोस्त हैं, है ना। तो ये तो चलो याद करने के लिए था, कि जैसे ये याद करने के लिए कि तेरे पास क्या है, मेरे पास मालाबार है, याद करने के लिए था। चलो आगे चलते हैं। अब फ्रेंच लोगों के साथ अच्छी दोस्ती किसकी, हैदर अली की, है ना। ये मैंने मोहम्मद अली की फोटो लगाई है ताकि तुम याद कर सको, थोड़ा मतलब बोरिंग ना हो जाए ज्यादा लेक्चर, इसलिए। तो हम देखते हैं इनकी दोस्ती को देखते हुए कि भैया मैसूर जो है उसकी फ्रेंच लोगों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। और मालाबार सारा कोस्ट और वहां से सारा ट्रेड किसके पास है, मैसूर के पास है। तो अंग्रेज अंदर ही अंदर इनसे जलने लगे थे, है ना। तो अंग्रेजों का हमेशा प्लान था कि भैया इनसे हमने बदला लेना है। तो चलो ये तो बैकग्राउंड हमने देखा कि अंग्रेजों की इनसे खटकना शुरू हो जाती है। अब एक मिनट के लिए पॉज लेते हैं और दूसरी कहानी समझते हैं कि सारा ये माजरा है क्या। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो लेट अस सपोज दिस इज इंडिया, ये है हमारा प्यारा देश, हमारा घर, हमारी जान, हमारी शान, भारत, लेट अस सपोज, है ना। तो इसको अगर हम ऐसे देखें मैप से, जस्ट गिव मी सेकंड। तो लेट अस सपोज देखो ये है हमारा भारत। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है बंगाल का इलाका। तो ये हम देख चुके थे
बंगाल का इलाका इलाका जो है, और बिहार, बंगाल तो अंग्रेजों के कंट्रोल में, डायरेक्ट इंडायरेक्ट कंट्रोल में आ ही चुका था प्लासी की लड़ाई के बाद, लेकिन बंगाल के अलावा अवध यहाँ पे, है ना, ये बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 में अंग्रेजों के पास पूरे तरीके से आ चुका था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो राजा थे दिल्ली में उस टाइम के मुगल बादशाह जो थे, वो कौन थे? शाह आलम टू। ये भी इनके कंट्रोल में आ ही चुके थे, अंग्रेजों के कंट्रोल में, तो ये सारा कुछ हो चुका है अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेजों का यहाँ पे हम देखते हैं, हमने ये कार्नेटिक वॉर में देखा कि ये जो इलाका है जिसको हम कार्नेटिक कहते हैं, इसकी राजधानी याद है? आरकोट। तो कार्नेटिक भी अंग्रेजों के पास था। उसके अलावा हम देखते हैं उड़ीसा तक इनका कंट्रोल था। अब अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरीके से इन इलाकों को वो आपस में जोड़ दे। आपस में जोड़ने के लिए ये देखो, ये इलाका है कार्नेटिक, और ऊपर, है ना, तो ऊपर तो बीच में आता था यहाँ पे हैदराबाद। यहाँ पे बीच में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे हैदराबाद, है ना। अब इस इलाके को जोड़ना चाहते हैं, और हैदराबाद का ये वाला जो इलाका है इधर आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं नदन सकारा। किसी तरीके से अगर नदन सकारा अंग्रेजों के हाथ में आ जाए तो अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज अपनी इस टेरिटरी को इस टेरिटरी से जोड़ पाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि ये टेरिटरी है हैदराबाद के पास, और हैदराबाद का जो हम देखते हैं कि निजाम था, वो निजाम था सलबत जंग। ये हमने कार्नेटिक वॉर में देखा था कि लास्ट कौन बनता है? सलबत जंग। और सलबत जंग को निजाम बनाया किसने? फ्रेंच लोगों ने। और बदले में फ्रेंच लोगों को सलबत जंग ने ये वाला इलाका तो दे दिया था, लेकिन इस इलाके से बहुत ही जल्दी फ्रेंच लोगों को हमने देख लिया है कार्नेटिक वॉर्स में, फ्रेंच लोगों को यहाँ से भगा देते हैं इंग्लिश लोग। तो ये इलाका फिर किसके पास आ गया दोबारा से? हम देखते हैं कि हैदराबाद के बाद। अब सलबत जंग के बाद हम सलबत जंग चले जाते हैं, उनके बाद एक और हैदराबाद के राजा बनते हैं जिनका नाम था आसफ जहा टू। तो आसफ जहा टू है, अंग्रेज इनके पास जाते हैं, कहते हैं जी हमें ये वाला इलाका दे दो, हम आपको ना 7 लाख रुपए दे देंगे, 7 लाख तक के पैसे दे देंगे, आप हमें ये इलाका दे दो। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई साहब, ये जो हैदराबाद के निजाम है ये समझते थे अंग्रेज इनके दुश्मन है, ये अंग्रेजों को मना कर देते हैं। अंग्रेजों को दुश्मन समझने की वजह क्या है? क्योंकि अंग्रेजों ने इनके ऊपर हमला करा था, किसके साथ मिलके? हम देखते हैं कि जो कर्नाटक के नवाब हैं वल्लाजाद, या फिर हम देखते हैं कि अंग्रेजों के साथ इनकी बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि इनका फ्रेंच लोगों के साथ अच्छा तालमेल था। तो ये भाई साहब, अब अंग्रेज तो रुकने वाले नहीं, तो अंग्रेजों में यहाँ पे भाई सारी बागडोर रॉबर्ट क्लाइव के पास है। तो रॉबर्ट क्लाइव सीधा पहुंच जाते हैं किसके पास? शाह आलम के पास। कहते हैं भाई साहब, आप नाम के ही बादशाह हिंद हो क्या? हिंदुस्तान तो मुगलों की जागीर है, हैदराबाद भी मुगलों की ही टेरिटरी था। आप लोगों ने आसफ जहा वन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की, ऑटोनोमस मतलब अपना एक तरीके की, हम देखते हैं कुछ मामलों में आजादी दे दी थी, मतलब एक रियासत बनाने की। लेकिन अगर लॉफुली देखा जाए तो ये टेरिटरी तो मुगलों की है। तो आप इसी आधार पे ये वाला जो इलाका है हमें दे दो। तो भाई साहब, शाह आलम के पास कोई और चारा था भी नहीं। शाह आलम क्या करते हैं? नदन सिकारा को देख देते हैं, किसको? अंग्रेजों को। अब भाई साहब, ये इलाका तो हैदराबाद के कंट्रोल में है, तो हैदराबाद के कंट्रोल पे होने के अलावा हैदराबाद के पास अब कोई चारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव है ऊपर से हमला करते हुए इस इलाके को हड़पना शुरू कर देते हैं। हैदराबाद के पास दो ही चारे हैं, या तो ये क्या कर ले, लड़ाई कर ले, यही अंग्रेजों को दे ले। तो हैदराबाद लड़ाई की कंडीशन में तो था नहीं, उस वक्त में इतना ज्यादा पावरफुल था नहीं। तो हैदराबाद चला जाता है अंग्रेजों के पास और कहता है भाई साहब, ये ले लो, शांति से ले लो, लेकिन मुझे पैसे तो दो। तो जो 7 लाख रुपए मिल रहे थे, उस वो 7 लाख का किराया लेके ये फाइनली इलाका दे दिया जाता है किसको? ये इलाका नदन सिकारास का जो इलाका है, सिकारास का जो इलाका है, ये दे दिया जाता है किसको? ये इलाका मिल जाता है अब इंग्लिश लोगों को। बदले में इंग्लिश लोग इसको पैसे तो देते ही हैं, पैसों के अलावा इंग्लिश लोग कहते हैं कि हम आपको देंगे मिलिट्री हेल्प या फिर मिलिट्री असिस्टेंस। जब कभी आपको जरूरत होगी तो आपके साथ हम लोग लड़ाई में आपके साथ जाएंगे। आप पे कोई हमला करेगा तो हम आपके साथ जाएंगे। तो इस बात को आप लोग समझ लो। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि दो लोगों के बीच में दोस्ती हो चुकी है, ये साथ आ चुके हैं, एक अंग्रेज और एक कौन? हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम।
अब जैसा कि हमने देखा कि टीपू सुल्तान बहुत ही एग्रेसिव थे और उन पे भी बार बार हमले होते रहते थे, तो टीपू सुल्तान से बचने के लिए टीपू सुल्तान के जो पड़ोसी थे, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये देखो ये मैप है, तो ये है मैसूर। तो मैसूर के ये पड़ोसी हैं, ये हमारे पास है मराठास और ये है हैदराबाद। इन्होंने ना आपस में ना एक समझौता कर लिया था, एक ट्रीटी कर ली थी कि कभी भी हैदराबाद पे हमला करेंगे तो दोनों भाई साथ में करेंगे। कौन कौन? मराठा लोग और साथ में कौन लोग? हैदराबाद। ठीक है, सॉरी, जब कभी भी मैसूर पे हमला करेंगे, माफ कीजिएगा, जब कभी भी मैसूर पे हमला करेंगे तो हैदराबाद और मराठा मिल के करेंगे। ये हैदराबाद के निजाम ने और मराठा के पेशवाओं ने आपस में रजामंदी बना ली थी, आपस में समझौता कर लिया था। तो हम देखते हैं मराठास और निजाम के बीच में पहले से ही समझौता है। अब निजाम के साथ कौन जुड़ गए? अंग्रेज। तो बेसिकली हम देखते हैं बाय डिफॉल्ट ये तीनों क्या आ गए, अब साथ में आ गए हैं। कौन कौन? एक आ गए हैं अंग्रेज, मराठा और साथ में कौन? हैदराबाद। किसके खिलाफ? मैसूर के खिलाफ। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है इस लड़ाई की। थोड़ा आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जैसा हमने देखा माधव राव, जो माधव राव पेशवा है मराठाओं के, वो बार बार हमला करते रहते थे। किस पे हमला करते रहते थे? मैसूर पे। तो वैसे ही हम देखते हैं कि 1766 में भी वो एक हमला कर देते हैं। किस पे? मैसूर पे। आप देख सकते हैं माधव राव ने किस पे हमला कर दिया? मैसूर पे। और मैसूर में वहां पे कौन है? हैदर अली। अब हैदर अली मैसूर को अपने कंट्रोल में लेते हैं और ये वही वक्त है, हैदर अली अपने आप को कहना शुरू कर देते हैं सुल्तान। अब डी फैक्टर रूलर नहीं, अब हैदर अली वहां के राजा ही बन जाते हैं, अपने कंट्रोल में लेते हैं। और हैदर अली क्या करते हैं, देख सकते हैं आप, डोज करते हैं इस अटैक को। कैसे डोज करते हैं? हैदर अली मराठों से बात करते हैं, मराठों को कहते हैं आपने हम पे हमला किया क्यों? आपके हमला करने के पीछे वजह यह है कि आपको हमारी कुछ टेरिटरी चाहिए, आपको कुछ पैसा चाहिए, तो हम आपको पैसे भी देते हैं और कुछ टेरिटरी भी देते हैं। लड़ाई करने की क्या जरूरत है? और हम देखते हैं इनसे नेगोशिएट कर लेते हैं, मराठा इस बात को मान जाते हैं और मराठा वापिस चले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं मराठा वापस चले गए। हुआ यूं था कि प्लान हुआ था किस किस का? एक हैदराबाद का, एक मराठा लोगों का, और एक तीसरा आदमी कौन है यहाँ पे? इंग्लिश। इन लोगों का प्लान था कि ये मिलके हमला करेंगे। किस पे हमला करेंगे? किस पे हमला करेंगे? ये हमला करेंगे हैदर अली पे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि हैदर अली जो है, इसके बहुत अच्छे रिलेशंस बनते जा रहे हैं किसके साथ? फ्रेंच लोगों के साथ। और फ्रेंच लोगों को हैदर अली ने, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक जगह है माहे। ये आज के आप देखोगे पुडुचेरी जो हमारे पास यूनियन टेरिटरी है, वहां पे चार हम देखते हैं सेटलमेंट्स है। एक पुडुचेरी आ गया, यहाँ पे करिकल आता है, आज की बात कर रहा हूँ मैं, करिकल आता है। यहाँ पे ऊपर आपके पास एक यानम की सेटलमेंट है और एक ये माह है। ये चार सेटलमेंट्स आप देखते हो पुडुचेरी की है और ये केरला के साथ बॉर्डर अपना शेयर करती है। तो ये माहे जो है यहाँ पे एक नेचुरल पोर्ट है। नेचुरल पोर्ट इन द सेंस कि यहाँ पे कुदरती तौर पे हार्बर्स हैं। अब जो बेसिकली जो पोर्ट्स होते हैं ना, सी पोर्ट्स होते हैं, वहां पे ना जो समुद्र के जहाज होते हैं, समुद्र के जहाज कुछ इस तरीके से दिखते हैं ना। तो ये हम देखते हैं कि इनको कुछ चाहिए। अगर देखो, अगर नेचुरली ना ऐसे ऐसे अगर मान लो कि ये किनारा है, तो इस किनारे पे तो ये नीचे लग जाएंगे, ये तो अपना माल ऊपर उतार ही नहीं पाएंगे। तो हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं और इस स्ट्रक्चर के अंदर जहाज क्या करते हैं, यूं अंदर आ जाते हैं और फिर अपना सामान उतार देते हैं। ठीक है, अपना सामान नीचे उतार देते हैं। तो यह हार्बर्स होते हैं। तो कई जगहों पे क्या होता है कि कुदरती हम देखते हैं कि चट्टानें इस तरीके की होती हैं कि जहाज जो है वो ऊपर आ सके, तट पे आ सके। तो ऐसे ही ये नेचुरली एक पोर्ट है, नाम है इसका माहे। नाम क्या है इसका? माहे। ये इन्होंने फ्रेंच लोगों को दे दिया था, तो अंग्रेजों ने इन पे हमला करना ही था, मराठों ने इनको लूटना ही था, हैदराबाद उनके साथ जाना ही था। लेकिन मराठा पहले ही आ जाते हैं। सबसे पहले तो मराठाओं को अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते, अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हैदर अली क्या कर देते हैं, मराठाओं को न्यूट्रल कर देते हैं कि अब आप हमारे खिलाफ नहीं है। अब ये बात करते हैं निजाम से। कहते हैं भाई साहब, निजाम जो है इसको कहते हैं कि आपकी जो टेरिटरी है नदन सिकारा, ये तो अंग्रेजों ने आपसे ले ली, बहुत बुरा हुआ। जो आपकी ये टेरिटरी है ये तो अंग्रेजों ने आपसे ले ली, डरा धमका के एक तरीके से ली है आपसे, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, कहते हैं हम नई टेरिटरी आपके साथ कैप्चर करेंगे। ये दोनों कहते हैं हम मिलके हमला करेंगे। अब देखो ये ना अंग्रेजों से बदला लेने का तरीका है। हैदर अली वाज वेरी स्मार्ट, उसको पता था कि इस हमले के पीछे अंग्रेज ही हैं।
मिल के कहते हैं हम लोग हमला करेंगे किस पे, कार्नाटिक पे। और कर्नाटक की राजधानी क्या थी, आरकोट पे। तो कहते हैं मिल के आरकोट पे हमला करेंगे, यहाँ से जो इलाका मिलेगा उसको आधा आधा कर लेंगे, और जो भी लूट मिलेगी उसको आधा आधा कर लेंगे। तो ये किसके खिलाफ हो गया, आरकोट के नवाब। आरकोट का मतलब कि आरकोट तो राजधानी का नाम है। और कौन सा इसका, मोहम्मद अली वल्लाजा, हमने ही देखा था। तो इस पे हम देख सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं मोहम्मद अली जो है यहाँ पे मैंने बनाया, मतलब हैदर अली क्या कर देते हैं, इन पे हमला कर देते हैं। जब मोहम्मद अली, यहाँ पे मैंने बनाया लेकिन है ये हैदर अली, जब हैदर अली इस पे हमला कर देते हैं तो भैया ये जीत लेते हैं आरकोट को। अब आरकोट को बचाने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए, बहुत ही प्यारा दोस्त था अंग्रेजों का, अंग्रेज पहुंच जाते हैं। जब अंग्रेज यहाँ पे पहुंच जाते हैं ना अपने दोस्त को बचाने के लिए, तो अंग्रेजों को भगाते हुए, पीछे खदेड़ते हुए, अंग्रेजों को बुरी तरीके से हराते हुए हैदर अली उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, कहां पे, मद्रास में। और अंग्रेज देख उनके भौचक्के हो चुके हैं, हैरान हो चुके हैं। अंग्रेज बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इसके लिए, अंग्रेज बिल्कुल ही ज्यादा तैयार नहीं थे। चारों तरफ मद्रास में क्यों होता है, चारों तरफ जो है चारों तरफ से डिसीज कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है मद्रास को। और हम देखते हैं फाइनली थक हार के अंग्रेज जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो कहती है कि भाई साहब हम हार मानते हैं, और हम देखते हैं कि बातचीत करते हैं। और भाई यहीं पे एक ट्रिटी साइन होती है, उस ट्रिटी का नाम है ट्रिटी ऑफ मद्रास। आपने एक ट्रिक याद रखनी है, 4 लड़ाइयां हुई हैं एंग्लो मैसूर वॉर जो है, एंग्लो मैसूर वॉर कितनी है, 4 हुई है। अब 4 में जो चौथी थी ना, उसमें मतलब समझ लो कि अंग्रेज इतने अच्छे तरीके से, मतलब इतने खतरनाक तरीके से जीत जाते हैं कि हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान मारा जाता है, ये खत्म हो जाती है डायनेस्टी। तो 3 में मुकाबला जो था, कुछ हम देखते हैं कि इस तरीके का हुआ कि ट्रिटी साइन करने पड़ी। तो 3 ट्रिटी कुल मिला के साइन करने पड़ी। उनके लिए ट्रिक आप याद रखोगे, MS। ये पहली वॉर की ट्रिटी है, ये दूसरी वॉर की ट्रिटी है, और ये तीसरी वॉर की ट्रिटी है। तो पहली वॉर की जो ट्रिटी है वो आप एम से याद रखोगे, मद्रास। अगले एम से आप याद रखोगे, अगली वॉर में अभी तक मैं पढ़ाऊंगा उसकी ट्रिटी है, पहले से याद कर लो, मैंगलोर। और तीसरे की कौन है, सिरंगा पट्टनम। तो ये 3 हम देखते हैं ट्रिटी आपने याद रखनी है। उसमें से पहली वाली ट्रिटी ऑफ मद्रास साइन होती है, किस किसके बीच में होती है, हैदर अली जो कहाँ के हैं, मैसूर के हैं। और दूसरी ट्रिटी किसके साथ होती है इनकी, इंग्लिश लोगों के साथ। दूसरे कौन है, इंग्लिश लोग हैं जो मद्रास के हैं। तो हम देखते हैं इस ट्रिटी में कहा जाता है कि जो भी प्रिजनर्स हैं उनको एक्सचेंज कर दिया जाए, जो जो भी इलाके हैदर अली ने अंग्रेजों के हड़पे हैं उनको वापस कर दिया जाए, मतलब कर्नाटक के इलाके। बदले में अंग्रेजों ने जो इनके इलाके हड़पे हैं वो अंग्रेज इनको वापस कर देंगे। और यहाँ पे तो अंग्रेजों को फायदा हो रहा है ना अभी तक, हैदर अली के फायदे की बात ये की जाती है। हैदर अली सोचते हैं कि अंग्रेज बड़े एडवांस हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी एडवांस है, इनके पास बड़ी एडवांस गन्स हैं, इनके पास बहुत एडवांस कैनन्स हैं, इनके एडवांस बहुत सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी है इनके पास, इनसे ये टेक्नोलॉजी में मदद लेंगे। और अंग्रेज कहते ही ऐसे ही है कि मदद प्रॉमिस करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम पूरी आपके साथ मदद करेंगे, अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आपको बचाने के लिए हम आएंगे, आपके साथ लड़ने के लिए हम आएंगे, ये कहते हैं अंग्रेज। और यहीं से हम देखते हैं कि ये ट्रिटी कंक्लूड होती है, कहते हैं ट्रिटी ऑफ मद्रास। और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, जब तक शुरू नहीं होती है सेकंड एंग्लो मराठा, सॉरी एंग्लो मैसूर वॉर। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर को अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो हैदर अली है, फाइनली 1766 के पास अपने आप को क्या एज्यूम कर लेते हैं, किंग है मैसूर के। आप देख सकते हैं कि अपने आप को किंग कह लेते हैं। अभी जो लड़ाई है, अगर आप इस लड़ाई को देखेंगे, इस ट्रीटी को देखेंगे, तो ये ट्रीटी कब हुई थी, साल 1769 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं 1766 से लेके 1769 तक ये लड़ाई चलती है। ये लगभग 3 साल के लिए एग्जैक्टली सही तरीके से शुरुआत होती है वो अगले साल में होती है ना। तो आपने वैसे बेसिकली रिमेंबर इट लाइक 66। तो ये जो लड़ाई है 1766 से आपने क्या याद रखना है, 1769 तक चलती है। और इस लड़ाई की शुरुआत होती है जो माधव राव हैं मराठा, उनके हमले से, है ना। एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं जाने से पहले, उनके हमले से जब हम देखते हैं इनके हम हमला होता है, फिर क्या करते हैं, हैदर अली अपना दिमाग लगाते हैं। ये तो अपने साथ किसको जोड़ लेते हैं, मराठाओं को जोड़ लेते हैं, प्लस अपने साथ किसको जोड़ लेते हैं, हैदर अली किसको जोड़ लेते हैं अपने साथ, निजाम को जोड़ लेते हैं। निजाम कहाँ का, हैदराबाद का।
और किसके, देखो इनको न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब ये किसी पे हमला नहीं करेंगे, इनको अपने साथ जोड़ के किस पे हमला कर देते हैं, कार्नेटिक पे। कार्नेटिक में किसको घेर लेते हैं ये, कार्नेटिक के नवाब क्वारकोट को। उसके बाद ये हमला किस पे कर देते हैं, मद्रास। और मद्रास पे जब ये हमला करते हैं तो थथार के अंग्रेजों को साइन करने पड़ती है अप्रैल के महीने में 1769 में एक ट्रिटी जिसका नाम है ट्रिटी ऑफ मद्रास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वॉर का के बाद का मैप है। फर्स्ट वॉर के बाद का मैप, ये इतना बड़ा मैसूर है, अंग्रेजों के पास कुछ ये इलाका है। और हम देखते हैं कितना फलता फूलता है। अभी आगे भी आप देखेंगे कि ये इलाका बहुत कम हो जाता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और आगे के लेक्चर भी आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी करना, ठीक है। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, हैव अ गुड डे।